ये शहर में एक और सामान्य दिन लगता है जब तक अचानक एक ट्रैफिक जाम स्थानीय चालकों के बीच हंगामा का कारण बनता है। एक व्यापारी ने अचानक बीच सड़क पर अपनी कार रोक दी क्योंकि किसी अज्ञात कारण से वह पूरी तरह से अंधा हो गया है। लोगों का एक समूह मदद के लिए उसके पास जाता है और एक आदमी स्वेच्छा से उसे घर ले जाता है। हालांकि जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं और व्यवसाय उतर जाता है, चोर कार लेकर भाग जाता है। व्यवसाय बाहर खो गया है, लेकिन चोर कुछ सेकंड बाद लौटता है और दोपहर के लिए अपनी कंपनी की पेशकश करते हुए उसे अपने अपार्टमेंट तक पहुंचने में मदद करने के लिए एक अलग व्यक्ति होने का नाटक करता है। इस बार यह काम नहीं करता है। व्यवसाय ने अपना सबक सीख लिया है और घर पर सुरक्षित होने पर चोर को बाहर निकाल देता है। कुछ घंटों बाद व्यापारी की पत्नी आती है और जैसे ही उसे अपने पति के अंधेपन के बारे में पता चलता है, वह उसे एक विशेषज्ञ के पास ले जाती है। चूंकि यह एक आपात स्थिति है, डॉक्टर उन्हें लाइन में लगने और पहले जाने की अनुमति देते हैं। दुर्भाग्य से कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यवसाय की आंखों की जांच के लिए डॉक्टर किस मशीन का उपयोग करता है। उसे क्षति या बीमारी के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं, जिसका अर्थ है कि यह न्यूरोलॉजिकल होना चाहिए। व्यवसाय को अस्पताल जाना होगा और वहां कुछ परीक्षण करवाने होंगे। हालांकि डॉक्टर ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं सुना था। दंपति के चले जाने के बाद डॉक्टर अपने अन्य रोगियों को प्राप्त करता है, जिसमें एक बच्चा, धूप का चश्मा वाली एक महिला और आंखों पर पट्टी वाला एक पुरुष शामिल है। इस बीच चोर शहर के चारों ओर चोरी की कार चला रहा है और पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा है, जब तक कि उसके पास खींचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है क्योंकि वह अंधा भी हो गया है। वह मदद के लिए पुलिस के पास जाता है और जब एक अधिकारी उसे अपने पुराने घर में ले जाता है, तो उसकी पूर्व पत्नी उसे अंदर जाने से मना कर देती है। वह अपने क्लाइंट के साथ ऊपर जाती है। उनकी बैठक अच्छी तरह से चलती है, लेकिन बात की चमक तब बर्बाद हो जाती है जब वह अचानक से बाहर निकलने लगती है क्योंकि उसकी दृष्टि भी सफेद हो जाती है। डॉक्टर अपनी पत्नी के साथ एक अच्छा डिनर करने के लिए घर जाता है और अगली सुबह उठने तक सब ठीक रहता है और वह भी खुद को देखने में असमर्थ पाता है। वे एक संभावित संक्रमण के बारे में चेतावनी देने के लिए अस्पताल को फोन करते हैं और उन्हें विश्वास हो जाता है क्योंकि बच्चा भी वहां है, साथ ही देखने में असमर्थ है। जल्द ही पूरे शहर में अचानक अंधेपन के मामले सामने आने लगते हैं और सरकार इसे रोकने के लिए पहला कदम उठाने लगती है। अधिकारियों द्वारा डॉक्टर के कार्यालय को बंद कर दिया गया है और डॉक्टर को स्वयं क्वारंटाइन करने के लिए ले जाया गया है। उसकी पत्नी उससे दूर होने के विचार को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, इसलिए वह झूठ बोलने का फैसला करती है और दिखावा करती है कि वह भी उसके साथ रहने के लिए अंधी है। दंपति को एक परित्यक्त शरण में ले जाया जाता है, जो पूरी तरह से खाली है और यहाँ तक कि अन्य डॉक्टर भी उनके साथ नहीं रहेंगे। प्रत्येक वार्ड के पास बाहर के गार्ड से संपर्क करने के लिए एक फोन है, लेकिन इसका उपयोग केवल आपात स्थितियों के लिए किया जा सकता है और प्रत्येक वार्ड में एक प्रतिनिधि होना चाहिए जो इसका उपयोग कर सके। जल्द ही और लोग आने लगते हैं, जैसे चोर, धूप का चश्मा लगाने वाली महिला, बच्चा और व्यवसायी। डॉक्टर और उसकी पत्नी अपनी दृष्टि को गुप्त रखने के लिए सहमत हैं और जब वे पहुंचे तो उन्होंने उस जगह का पता लगाने और उसे याद करने का नाटक करके डॉक्टर की पत्नी हर किसी के लिए एक मार्गदर्शक बन जाती है जब उन्हें बाथरूम जाने जैसी चीजों में मदद की जरूरत होती है। कमरे से बाहर अपनी पहली यात्रा के दौरान चोर धूप के चश्मे वाली महिला के पीछे चलता है और थोड़ा बहुत हैंडसम हो जाता है, जो उसे पैर में लात मारकर जवाब देता है। उसके लिए एक गंभीर घाव का कारण बनती है कि डॉक्टर और उसकी पत्नी ने शर्ट के साथ पट्टी बांध दी क्योंकि आसपास कोई प्राथमिक चिकित्सा किट नहीं है। बाद में डॉक्टर की पत्नी सो नहीं पाती है, चोर के पैर के संभावित संक्रमण के बारे में सोचती है और डरती है कि वह अंधी भी जाग सकती है। डॉक्टर उसके साथ प्रफुल्लित होने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपनी चिंताओं से निपटने के लिए टहलना पसंद करती है। अगली सुबह और लोग आते हैं और व्यवसाय अपनी पत्नी के साथ फिर से मिल जाता है, जबकि बच्चा विलाप करता है कि उसकी मां अभी तक नहीं आई है। डॉक्टर और उसकी पत्नी ने गार्ड से बात करने की कोशिश की और चोर के पैर के लिए मदद मांगी, लेकिन गार्ड ने सहयोग नहीं किया। वे बस उन पर अपने हथियार तान देते हैं और उन्हें धमकी देकर अपने कमरे में वापस कर देते हैं। कुछ समय बाद उन्हें अपना पहला भोजन का डिब्बा मिलता है, जो स्कूल या जेल कैफेटेरिया जितना बुरा होता है। ये भी काफी नहीं है। डॉक्टर की पत्नी अधिक भोजन और एक प्राथमिक चिकित्सा किट के लिए आपातकालीन फोन का उपयोग करने की कोशिश करती है, लेकिन एक आंसरिंग मशीन को छोड़कर कोई भी उसकी कॉल नहीं उठाता है, जहां वह बहुत सारे संदेश छोड़ती है। हर दिन हफ्ते बीतने लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा संक्रमित लोग पागलखाने भेजे जाते हैं। डॉक्टर की पत्नी वार्ड के बीच एक गाइड के रूप में एक कपड़े की रेखा बांधती है और डॉक्टर को वार्ड 1 के प्रतिनिधि के रूप में चुना जाता है, लेकिन जल्दी आदेश रखना असंभव हो जाता है। चूंकि हर कोई अंधा है, वे जल्द ही साफ सफाई की परवाह करना बंद कर देते हैं और लोग बिना कपड़ों के इधर उधर घूमने लगते हैं और दालान के बीच में खुद को राहत देते हैं। व्यवसाय अपनी पत्नी से उनके युवा दिनों के बारे में बात करके अपना मूड अच्छा रखने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी खुशी के दिनों के बारे में सोच भी नहीं सकती। एक दोपहर डॉक्टर की पत्नी शोर सुनती है और उसे पता चलता है कि IPATCH के आदमी के पास एक रेडियो है जिसे वह अकेले में सुन रहा है। वह उससे सभी के साथ समाचार साझा करने के लिए मना लेती है, क्योंकि वे सभी यह जानने के लिए बेताब है कि बाहर क्या हो रहा है। IPATCH मैन समझाता है कि बहुत सारे स्टेशन नहीं बचे हैं, लेकिन उसे इसका सामान्य सार समझ में आ गया। पहले 24 घंटे सैकड़ों मामले थे जिन्हें सरकार ने नेत्रहीनों को शरण में भेजकर और बाकी सभी को घर में रहने के लिए कहकर हल किया। फिर आम जनता को यह देखना था कि कैसे दुनिया भर के विशेषज्ञ सम्मेलन करने के लिए एक साथ आए, जहां उन्होंने ये कहने के लिए बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया कि उन्हें नहीं पता कि क्या चल रहा है। जल्द ही विशेषज्ञ भी संक्रमित हो गए और बीमारी विदेशों में दिखने लगी। लोग घर पर इंतजार करते करते थक गए और बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने पहरा दे दिया और नियम तोड़ने वाले को गिरफ्तार कर लिया। शहर अराजक हो गया, खासकर इसलिए क्योंकि कार दुर्घटनाएं होती रही और यहाँ तक कि विमान भी गिरने लगे। नागरिक डरने लगे और आखिर घर में रहने का फैसला किया, इसलिए अब शहर एक रेगिस्तान है और सरकार इसके बारे में कुछ नहीं कर रही है क्योंकि वे भी अंधे हैं। दिनों के बाद संक्रमित लोगों के एक बड़े समूह को शरण में लाया जाता है और सैनिक दिखाते हैं कि गलती से लाइन से हटने के लिए एक आदमी को गोली मारने से वे कितने शातिर हो जाते हैं। गोलियों की आवाज से लोगों में भगदड़ मच जाती है और सभी बिना परवाह किए एक दूसरे को धक्का देकर और यहाँ तक कि दरवाजे तोड़कर अंदर की ओर भागते हैं। सबसे बुरी बात यह है कि जवान शव लेने भी नहीं आते।
उम्मीद है कि वे इसे स्वयं दफन कर सकते हैं। डॉक्टर की पत्नी एक फावड़ा का अनुरोध करती है, जिसे सैनिक अपने टावरों से हिले बिना यार्ड के बीच में फेंक देते हैं। जून की डॉक्टर की पत्नी अभी भी अंधे होने का नाटक कर रही है। वह दिशा निर्देश मानती है और सैनिक उसके साथ तब तक खिलवाड़ करते हैं जब तक कि वो फावड़ा नहीं ढूंढ लेता और उन्हें उम्मीदें देता है। इस बीच डॉक्टर अन्य वार्डों के प्रतिनिधियों के साथ अंत्येष्टि के समन्वय के लिए संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2 और लोगों को गोली लगी है। वह इस तथ्य पर भी चर्चा करना चाहता है कि एक वार्ड अपने उचित हिस्से से अधिक भोजन ले रहा है। डॉक्टर को एक नेता के रूप में कार्य करते हुए सुनकर बाटेंडर थक जाता है और खुद को वार्ड 3 का राजा घोषित करता है। उसका पहला आदेश यह है कि उसका वार्ड वह सब कुछ खा सकता है जो वे शरीर के साथ मदद करने पर विचार करने से पहले चाहते हैं। बाद में डॉक्टर की पत्नी चोर को देखने जाती है, जिसे बुखार है क्योंकि उसके पैरों में गंभीर संक्रमण हो गया है। वह सहायक रहने की कोशिश करती है, लेकिन चोर अचानक उसे धमकी देता है क्योंकि वह खुलासा करता है कि वह जानता है कि वह अंधी नहीं है, जिससे पत्नी अपने पति के पास वापस चली जाती है और अंत में टूट जाती है। चोर अब दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता और चीजों के स्वाभाविक रूप से समाप्त होने की प्रतीक्षा करना केवल पीड़ा में एक अभ्यास है, इसलिए वह अपने शरीर को बाहर घसीटता है और सैनिकों को उसे गोली मारने देता है। डॉक्टर की पत्नी दोषी महसूस करती है और सोचने लगती है कि क्या उसे सबको सच बताना चाहिए, लेकिन डॉक्टर ने उसे ऐसा करने से मना किया। वह इस बात पर भी अपनी चिंता व्यक्त करता है कि उनका रिश्ता शादी की बजाय एक नर्स और एक मरीज जैसा हो गया है। कुछ समय बाद बाटेंडर अकाउंटेंट की मदद से शरण के प्रशासनिक कार्यालय को खोजने का प्रबंधन करता है। एक साथी वार्ड 3 सदस्य जो पैदा होने के बाद से अंधा हो गया है, जिसका अर्थ है कि उसे इस तरह जीने की बेहतर समझ है। पीए प्रणाली का उपयोग करते हुए बाटेंडर ने घोषणा की कि वह पूरे आश्रय को अपने राजा के रूप में नियंत्रित करेगा और पहला नया नियम यह है कि लोगों को अपने भोजन के लिए भुगतान करना होगा। ये नियम अच्छी तरह से प्राप्त नहीं हुआ है और जल्द ही खाद्य भंडारण के पास अव्यवस्था हो जाती है क्योंकि हर कोई पहुंच पाने के लिए लड़ता है, इसलिए बाटेंडर अपने गुप्त कार्ड का खुलासा करता है। जब उसे शरण में लाया गया तो वह अपने साथ ही हैंडगन रखने में सफल रहा। एक चेतावनी शॉट के साथ वह सभी को वापस भेज देता है और खाद्य भंडारण पर नियंत्रण कर लेता है, ये घोषणा करते हुए कि वे दिन भर इसकी रखवाली करेंगे और चोरी करने की कोशिश करने वाले को गोली मारने की धमकी देंगे। कुछ लोग साथ नहीं खेलने पर विचार करते हैं, लेकिन जब दुश्मन के पास हथियार हो तो ये बहुत खतरनाक होता है। डॉक्टर की पत्नी अपने वार्ड के लोगों से वह सब कुछ इकट्ठा करना शुरू कर देती है, जिसमें शादी की अंगूठी से लेकर उनकी जेब में मिलने वाली कोई भी चीज शामिल होती है। हालांकि वह एक जोड़ी कैंची रखती है जो उसे एक महिला के बेड में मिलती है। बच्चे के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन सनग्लास महिला उसकी सरोगेट मां बन गई है और उसके लिए भुगतान करने का वादा करती है। खाद्य भंडारण में लेखाकार अपने अनुभव का उपयोग उन वस्तुओं की गुणवत्ता की पहचान करने के लिए कर रहा है जिन्हें वे छू कर लाए हैं। गहने कितने भी महंगे क्यों न हो, बाटेंडर प्रति वार्ड केवल कुछ बक्से ही देता है और शिकायत करने की हिम्मत करने वाले को धमकी देता है। लोग खुद को एक व्यक्ति के भोजन को साझा करने के लिए पाते हैं और डॉक्टर खुद को रखता है, न कि असफलता की तरह महसूस होने पर अपने नेतृत्व की दयालुता को बनाए रखने के मूड में। सनग्लासेस वाली महिला उसे दिलासा देने के लिए उसके पास आती है, उसे याद दिलाती है कि बंदूक के खिलाफ वह कुछ नहीं कर सकता है और वे दोनों फर्श पर फुर्तीले हो जाते हैं। जब वे खत्म कर रहे थे तो डॉक्टर की पत्नी उन्हें ढूंढती है, लेकिन एक दृश्य बनाने के बजाय वह धूप का चश्मा वाली महिला को बताती है कि वह देख सकती है, उसे रहस्य रखने के लिए कहती है और अपने अपराध को बाकी करने देती है। एक हफ्ते बाद एक बार शरण में सभी के पास भुगतान करने के लिए चीजें खत्म हो जाने के बाद बाटेंडर ने घोषणा की कि वे भोजन के बदले महिलाओं से सेवा लेंगे। डॉक्टर की पत्नी यह जानने के लिए बाहर जाती है कि नया राशन क्यों नहीं आया है और सैनिक समझाते हैं कि उन्होंने उन्हें सब कुछ दे दिया है, इसलिए राशन उनके ऊपर है। वार्ड 1 के चारों ओर एक तर्क शुरू होता है कि कैसे आगे बढ़ना है और डॉक्टर ने इसे छोटा कर दिया, यह इंगित करते हुए कि महिलाओं को कुछ भी करने के लिए यह उनके ऊपर नहीं है। अगर कोई स्वयं सेवा करना चाहता है तो यह उनके ऊपर है, लेकिन किसी और का कोई निर्णय या दबाव नहीं होगा। बहुत सोच विचार के बाद महिलाओं में से एक अंततः स्वयं सेवा करती है, दूसरों को प्रेरित करती है, जैसे डॉक्टर की पत्नी और धूप का चश्मा वाली महिला ऐसा करने के लिए। व्यवसाय नहीं चाहता कि उसकी पत्नी जाए और उसे मना करने की कोशिश करे, लेकिन पत्नी उसे याद दिलाती है कि उसके साथ कोई अलग व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए और वैसे भी चली जाती है। लेखाकार महिलाओं को लेने आता है और उन्हें भोजन भंडारण कक्ष में ले जाता है, जहां उनके जीवन की सबसे खराब रात होती है। लड़के शातिर और हिंसक होते हैं और उनमें से एक उस आदमी के साथ इतनी दूर चला जाता है कि वह महिलाओं में से एक को मार देता है। सुबह में डॉक्टर की पत्नी किसी और से खाना लेने के लिए कहती है क्योंकि महिलाएं अपने हाथों में शरीर के साथ वापस आ गई हैं, उसे साफ करने और उसे वह अच्छी चीज देने के लिए तैयार है जिसकी वह हकदार है। उस दिन के बाद में लेखाकार अधिक स्वयंसेवकों के लिए एक अलग वार्ड की जांच करता है और यहाँ तक कि वार्ड 1 में आने के लिए उन्हें अच्छी तरह से काम करने के लिए बधाई देने के लिए तंत्रिका भी है, भले ही उनमें से एक ने बहुत आगे नहीं बढ़ाया। ऐसा लगता है कि वे नहीं जानते कि उनमें से एक महिला मर चुकी थी और उन्होंने वैसे भी उसका इस्तेमाल किया, इसलिए डॉक्टर की पत्नी ने उसे अवाक छोड़कर इस बारे में सूचित किया। ये सब ताने अंत में डॉक्टर की पत्नी को झकझोर देता है और कैची को अपने साथ भंडारण कक्ष में ले जाता है, जहां वार्ड 2 की महिलाओं द्वारा सभी का ध्यान भंग किया जाता है। पता चलता है कि क्या हुआ है और बंदूक को पुनः प्राप्त करता है, लेकिन उसका कोई भी शॉट जमीन पर नहीं उतरता है। बाहर जाते समय डॉक्टर की पत्नी खुद ऐलान करती है, अगर उन्होंने खाना नहीं छोड़ा तो और आदमी मरेंगे, अब वो बटोर रही होगी। डॉक्टर को चिंता है कि इससे युद्ध शुरू हो जाएगा और वह सही है। वार्ड 3 ने क्षेत्र को घेर लिया है और फिर भी खाना नहीं छोड़ा है। वार्ड 1 लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और जो उनका है उसे वापस पाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, महिलाओं में से एक बदला लेने का फैसला करती है। ये पता चला है कि उसने इस समय अपनी जेब में एक लाइट छिपा रखा है और वह इसका इस्तेमाल वार्ड 3 में घुसने और आग लगाने के लिए करती है। लपटें तेजी से फैलती हैं, कई पुरुषों को मारती हैं और इससे पहले कि घबराहट हो, डॉक्टर की पत्नी उन्हें इमारत से बाहर निकाल देती है। हैरानी की बात है कि किसी को गोली नहीं लगती क्योंकि गार्ड अब अपने टावरों में भी नहीं है, दरवाजे भी बंद नहीं हैं, जिसका केवल एक ही मतलब हो सकता है, वे अंततः मुक्त हैं।
डॉक्टर, उसकी पत्नी, बच्चा, आई पैचमैन, सनग्लास वुमन, बिजनेसमैन और उसकी पत्नी एक साथ रहने का फैसला करते हैं क्योंकि वे डाउनटाउन में अपना रास्ता बनाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि समाज ढह गया है। शहर एक पोस्ट अपोकैलिप्टिक बंजर भूमि बन गया है जहां कुछ लोग इधर उधर भटकते हैं क्योंकि वे जीवित रहने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे पर हमला करते हैं अगर उन्हें संदेह होता है कि उनकी जेब में भोजन, कुछ जानवर या यहाँ तक कि शरीर पर भोजन हो सकता है। डॉक्टर और उनकी पत्नी समूह को एक बार के अंदर छिपाकर छोड़ देते हैं, जबकि वे निकटतम बाजार में ये देखने के लिए जाते हैं कि क्या उन्हें कुछ खाना मिल सकता है। वहां के लोग अलमारियों पर बची हुई कुछ चीजों को समझ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर की पत्नी देख सकती है और सीढ़ियों का एक सेट खोजने में सक्षम है जो उसे भंडारण कक्ष में ले जाती है, जबकि डॉक्टर कपड़े इकट्ठा करता है। कुछ बैग भरने के बाद पत्नी बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वहां मौजूद लोग उसके बैग में मौजूद चीजों का शोर सुनते हैं और उसे लूटने के लिए उस पर कूद पड़ते हैं। सौभाग्य से डॉक्टर यह सुनता है और मदद के लिए आता है, सभी को दूर धकेलता है और इमारत से बाहर भागते समय खुद को भीड़ और अपनी पत्नी के बीच ढाल के रूप में रखता है। एक बार जब वे काफी दूर हो जाते हैं तो पत्नी को खुद को एक साथ लाने के लिए एक पल लगता है, जबकि डॉक्टर वापस जाने वाले कपड़ों को वापस लेने के लिए जाता है और एक प्यारा कुत्ता उसके करीब आने और उससे दोस्ती करने का मौका लेता है। अचानक हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है, बारिश शुरू हो जाती है और पत्नी कुत्ते को अपने साथ चर्च के अंदर एक सूखी छत के नीचे अपने पति की प्रतीक्षा करने के लिए ले जाती है। चर्च में अविश्वसनीय रूप से भीड़ है और सभी मूर्तियों की आंखें ढकी हुई हैं, फिर भी एक पुजारी परमेश्वर के वचन का प्रचार करना बंद नहीं करेगा। बाहर लोग पानी इकट्ठा करने और अपने शरीर को धोने का मौका ले रहे हैं क्योंकि उनके पास लंबे समय से साफ पानी नहीं था। डॉक्टर कपड़े के साथ वापस आता है और अपनी पत्नी को समूह में फिर से शामिल करने के लिए उठाता है। उनका पीछा करने वाला कुत्ता उनका नया साथी बन जाता है। समूह बार के अंदर कुछ राशन खाता है और ठीक से आराम करने के लिए रात वहीं रहने का फैसला करता है। फिर सुबह वे फिर से निकल जाते हैं, सावधानी से शहर से घूमते हुए डॉक्टर और उनकी पत्नी के घर पहुंचते हैं, जिन्होंने साझा करने की पेशकश की है ये सबके साथ। तब से समूह एक दिनचर्या स्थापित करने का प्रबंधन करता है। पत्नी की साइट के मार्गदर्शन में वे अपार्टमेंट को साफ करते हैं और डॉक्टर के कपड़े साझा करते हैं। वे केवल तभी बाहर जाते हैं जब उन्हें भोजन खोजने की आवश्यकता होती है, और जब भी बारिश होती है तो वे पानी इकट्ठा करते हैं और धोते हैं। मैं पैचमैन हमेशा उनके साथ रहना चाहता हूं क्योंकि वे एक परिवार बन जाते हैं और व्यवसाय की पत्नी आखिरकार अपने पति के साथ फिर से जुड़ जाती है, साथ ही अपने युवा दिनों की कुछ यादें भी साझा करती है। डॉक्टर और उसकी पत्नी भी फिर से जुड़ जाते हैं और अब जब वह तनाव से अभिभूत नहीं होती है तो वह फिर से उसके साथ प्रफुल्लित होना स्वीकार करती है। सप्ताह बाद हर कोई नाश्ते के लिए तैयार हो रहा है जब व्यवसाय अचानक चिल्लाना शुरू कर देता है। उसी तरह एकाएक उसे अंधापन आ गया था, अब वह चला गया है और वह फिर से देख सकता है। हर कोई जश्न मनाना शुरू कर देता है क्योंकि वे समझते हैं कि उनके शरीर अस्थायी रूप से बीमारी और अंधेपन से लड़ सकते हैं, जिसका अर्थ है कि उनके भविष्य के लिए आशा वापस आ गई है। सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।